नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के टारगेट स्टेट पीसीएस 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसा कि आप सबको मालूम है कि स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं अब आने ही वाली हैं और बहुत सारे राज्यों की परीक्षाएं लगातार कुछ कुछ समय के अंतराल पर होने वाली हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा अन्य भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो इसी समय पे आसपास ही कुछ कुछ होने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि बीते एक साल का करंट अफेयर आप अच्छे से तैयार कर लें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो एक साल पहले से आप तैयारी शुरू कर चुके होंगे, यानी कि बीते एक साल में आपने सारे विषय हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कुछ कुछ पढ़ लिया होगा। यहां तक कि करंट अफेयर भी आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि करंट अफेयर की तैयारी आखिरी के दिनों में करने से बेहतर है कि आखिरी के दिनों में तैयारी की जगह हम रिवीजन करें, चाहे वह कोई स्टैटिक पोर्शन हो चाहे करंट अफेयर हो। इसी बात का ध्यान में रखते हुए हमने 2024 के लिए करंट अफेयर रिवीजन सीरीज आपके लिए शुरू की है। रिवीजन सीरीज का मकसद ही यही है कि आपने जितना कुछ तैयार किया है उसे एक बार दोबारा से देख लीजिए, उसको एक बार दोबारा से याद कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में इसीलिए हम कवर करते हैं। तो एक एक करके शुरुआत करेंगे एक तरफ से। तो आज हम बात किसकी किसकी करने वाले हैं? अक्टूबर महीने की और नवंबर महीने की 2023 के करंट अफेयर की। इस तरह से हम देखें तो दो दो महीने का करंट अफेयर आएगा। अक्टूबर नवंबर के बाद फिर दिसंबर जनवरी आएगा, फिर फरवरी मार्च आएगा। तो एक साल का करंट अफेयर कवर करने के लिए 6 एपिसोड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हम 6 एपिसोड में लगातार मिलेंगे, सोमवार, बुधवार और उसके अलावा शुक्रवार। हफ्ते में 3 दिन हमारी मुलाकात होगी और इस तरह से 2 हफ्ते में हम 6 बार जब मिलेंगे तो एक साल का करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। तो लगातार जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद है। शुरुआत हम करेंगे अक्टूबर माह के कुछ दिवस से कि वो कौन से दिवस हैं जो अक्टूबर के महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर को, उनका जन्म हुआ था 1869 में। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है 2 अक्टूबर को, उनका जन्म भी इसी तिथि में हुआ था। वर्ष अलग अलग थे और लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न इन दोनों में से किसे मिला है? महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री में लाल बहादुर शास्त्री जी को। और बीच में देखिए तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर का होता है। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस हर साल, ये सारे दिवस जो मैं बता रहा हूं ये हर साल के होते हैं। तो 2023 से नहीं, इनका संबंध 2024 से यानी कि इस साल से भी है। फिर उसके बाद देखिए भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और उसी के साथ ही हम इसी वजह से 8 अक्टूबर को इसका दिवस मनाते हैं, वायुसेना का। और उसके अलावा बात करें इसके आदर्श वाक्य का, गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करो, कभी कभी पूछ लेता है। और यह 2023 की थीम है। अब तो 24 की भी आ गई है और दोनों हम जब 24 वाले बात करेंगे, यानी कि एक साल का करंट अफेयर जब पूरा होने वाला होगा, 6वें एपिसोड पे आएंगे, तो जो चीजें यहाँ पे आपको अपडेट नहीं दिख रही हैं या उसका कोई थीम हो स्पेशल, वो भी हम वहां पे आपको अपडेट करके बता देंगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, 6वें एपिसोड तक जुड़े रहना है। चलिए अब उसके बाद विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2023 के लिए थीम है क्लाइमेट एक्शन के फ्रंट लाइनर्स। भारत का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अब देखिए RRTS के बारे में बहुत बात चल रही है, का उद्घाटन कहां हुआ है? अब देखिए यह हुआ है उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में। और साहिबाबाद कहां है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। और पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। अब रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, जो दिल्ली है, महानगर है, यहां पर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, जिससे कि लोग जो दिल्ली में ही ना रहे, दूर से भी अगर वो आना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सके और दिल्ली में आके काम कर सकें। तो बहुत ही कम समय में दूरी तय की जाएगी, यानी कि तेज गति से चलने वाली यह ट्रेनें होंगी, इनका अपना एक अलग ट्रैक होगा और यहाँ पे इनकी रफ्तार तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें खास बात है कोई स्लीपर भी नहीं देखने को मिलेगी आपको स्पेशल, ठीक है। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पे रास्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रास्ते हैं। इन 8 रास्तों में दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ। तो ये आप देखिए ये क्या हो गया, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ में आ गया, गाजियाबाद वाला जो था ना। फिर उसके बाद दिल्ली सोनीपत पानीपत है, दिल्ली फरीदाबाद वल्लभगढ़ पल्लवल है, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक है, दिल्ली शाहदरा बड़ौत है, गाजियाबाद खुर्जा है, गाजियाबाद हापुड़ है। तो ये 8 वो रास्ते हैं। तो ये याद रहे कौन कौन से रास्ते हैं। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र
विश्व पर्यटन संगठन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है? धोर्डो गांव गुजरात 2023 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। अभी देखें तो विश्व पर्यटन दिवस अभी हाल ही में 2024 का गुजरा ही है और इस दौरान 36 गांवों को पुरस्कृत किया गया है गांवों के मामले में उनके सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से। और कितनी श्रेणियां थी? 8 श्रेणियां थी। तो आगे के एपिसोड में ये सारा अपडेट भी आपको मिल जाएगा। हम 2023 से शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट के साथ वहां पे पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद इफ्को के नैनो तरल संयंत्र का शुभारंभ कहां हुआ? गांधीनगर के कलोल में। यानी कि किस राज्य की बात हो रही है? गुजरात की बात हो रही है। और देखिए ये है क्या नैनो तरल संयंत्र? ये है क्या नैनो डीएपी? क्या है दरअसल नैनो डीएपी? आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और यूरिया का पहले नंबर पे अगर इस्तेमाल होता है तो नैनो डीएपी का दूसरे नंबर पे होता है। मतलब कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक आज की डेट में है। अब देखिए नैनो डीएपी है तो इसका साइज कम है, आकार कम है, 100 नैनोमीटर से कम आकार का यह छोटा कण होता है ना, और उर्वरक के रूप में काम होता है, इसलिए ये ज्यादा प्रभावी होता है उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और यहां पर देखिए किसकी बात हो रही है कि नैनो डीएपी तरल संयंत्र की, मतलब कि जो इस बार यह उर्वरक दिखाई दे रहा है यह तरल संयंत्र के रूप में लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगला देखिए दुनिया का पहला ह्यूमनाइड पायलट पिबोट विकसित करने वाला देश कौन सा है? अगर आपको स्क्रीन में नीचे की लाइन ना दिख रही हो तो मैं आपको बताते जाऊंगा, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि कुछ छूट गया है। दुनिया का पहला ह्यूमनाइड पायलट पिबोट विकसित करने वाला देश है दक्षिण कोरिया। तो यह है क्या ह्यूमनाइड पायलट पिबोट? यह जो पिबोट है दरअसल यह देखिए जो वायुयान है उनको उड़ाने में एक रोबोट है जो यह काम कर सकेगा, जो मानव को करना पड़ता है, यानी कि मानव की सहायता वायुयान को उड़ाने में हो सकेगी पिबोट के माध्यम से। और कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया है। अब आगे बढ़ने के पहले एक जरूरी सूचना कि दृष्टि आईएएस के जितने भी सेंटर हैं जैसे कि लखनऊ है, प्रयागराज है, जयपुर है, इंदौर है और दिल्ली के करोल बाग, हर जगह एडमिशन प्रारंभ है इस वक्त। लेकिन जो पीसीएस के संबंधित जो कोर्सेस हैं जैसे कि प्रयागराज में हिंदी माध्यम का यूपी पीसीएस का सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन बैच है, इसके लिए एडमिशन शुरू है। उसके अलावा जयपुर में आरएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए एडमिशन शुरू है। लखनऊ में हिंदी माध्यम के लिए यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन बैच के लिए 15 अक्टूबर से एडमिशन तो शुरू है, क्लासेस शुरू हो जाएंगी 15 अक्टूबर से। और उसके बाद इंदौर में भी एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच के लिए एडमिशन शुरू है। तो जिन्हें भी एडमिशन लेना है वह अपने अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार से दृष्टि आईएएस के किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको मैं एक नंबर देता हूं, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी वहां से भी मिल जाएगी। तो नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। ये नंबर याद रहना चाहिए आपको। कभी भी आपको जानना है कोर्स के बारे में इस नंबर पर कॉल कर दीजिए 8750187501। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। तो रघुवर दास का संबंध ओडिशा से है और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू का संबंध है त्रिपुरा से। यहां के राज्यपाल चुने गए हैं। अब राज्यपाल की चर्चा देखिए हर कुछ समय में आती ही रहती है, तो बहुत सारी बातें हैं, राज्यपाल की शक्तियां हैं, नियुक्ति है, बहुत सारी बातें हैं जानने को, वो आप पॉलिटी में पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी मोटा मोटा याद रहे कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह कहां पे है? अनुच्छेद 153 में देखने को मिल जाएगा। और एक व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब उसके बाद राष्ट्रीय हैथकॉन विमर्श 2023 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तो हैथकॉन विमर्श 2023 यह जो हुआ राष्ट्रीय स्तर का, यहां पर चर्चा क्या हो रही है? जो 5G से जुड़ी हुई साइबर सुरक्षा है उससे बेहतर करने के लिए, साइबर अपराध से निपटने के लिए यहां पर विमर्श हुआ और बड़े बड़े तकनीकी संस्थान हैं जैसे आईआईटीज हैं वो यहां पे शामिल हुई। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की 89वीं सामान्य परिषद की बैठक कहां हुई है? नई दिल्ली में हुई है। अब एनसीडीसी क्या है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है और इसके बारे में यह कह सकते हैं कि एक सांविधिक निकाय है, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसकी बैठक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई? कोई पूछ ले तो वर्ष 1963 में इसकी स्थापना हुई, 14 मार्च की तारीख थी।
चलिए आगे बढ़िए। 14वां विश्व मसाला केंद्र 2023 का आयोजन कहां किया गया? वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में और मुंबई में हुआ, नवी मुंबई में, वाशी में। वो इतना डिटेल में याद नहीं रखना, महाराष्ट्र में, मुंबई में हुआ। और 14वां विश्व मसाला कांग्रेस, तो मसाले से संबंधित है। अच्छा, मसाले के बारे में बात की जाए तो दुनिया का सबसे महंगा मसाला आपको पता है कौन सा है? केसर। कई लाख रुपए किलो का केसर आता है और इसे इसी वजह से रेड गोल्ड भी कहते हैं, लाल सोना। अब देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तेलीबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन हुआ। अब कृषि कुंभ का आयोजन हो रहा है तो सीधी सी बात है, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि के क्षेत्र से। किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। और यह हुआ किस संस्थान में? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पे दिखा? लखनऊ पे। आगे देखिए, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? कोच्चि, केरल में। अब कृषि विज्ञान कांग्रेस का किसके द्वारा हुआ? यह राष्ट्रीय कृषि अकादमी के द्वारा हुआ, कोच्चि में हुआ, यानी कि केरल में हुआ। उसके बाद हाल ही में किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया? 511 कौशल विकास केंद्र। इसका काम क्या है? इसका मकसद क्या है? मकसद है कौशल का विकास करना। तो कौशल का विकास किसके लिए? जो लोग हैं, हमारे देश में लोग बहुत हैं लेकिन वो अभी स्किल्ड नहीं है। जितने वो स्किल्ड होंगे उतने ही उनकी आय में वो वृद्धि कर सकेंगे और देश का विकास हो सकेगा। तो देश के विकास के लिए व्यक्ति का विकास जरूरी है, और व्यक्ति का विकास कब होगा? जब उसके पास कुछ हो एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा क्या है? उसकी स्किल है। तो स्किल के लिए महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र खोला गया और यह 34 ग्रामीण जिलों में खोला गया है, सभी में नहीं, 34 में। अब यहां पे देखिए, कौशल विकास प्रशिक्षण देना है। कुल काम क्या रहेगा? स्किल का एक तरह से देखा जाए तो प्रशिक्षण देना है। उसके बाद 12 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने राजकीय पशु का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की? तो यहां पे एक सवाल में एक जानकारी अलग से छुपी है। क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने अपने राजकीय पशु, तो जो भी यह राज्य है उसका राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर है। और उत्तर क्या है? तमिलनाडु। देखिए, मैं यहां पे आपको विकल्प देके अगर चलूंगा तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और हमारी चर्चा हो जाएगी उतनी नहीं, सीमित हो जाएगी। तो चर्चा हमारी ज्यादा हो सके, विकल्प इसी वजह से नहीं है, सीधे सीधे हम आंसर पे आएंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, थोड़ा सा क्विक रहना पड़ेगा हमें। तमिलनाडु इसका सही जवाब है। तमिलनाडु किसका राजकीय पशु हो गया? नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु है। और यहाँ पे एक परियोजना नीलगिरी तहर परियोजना है। तो नीलगिरी तहर परियोजना में, नीलगिरी तहर क्या है पहले साइंटिफिक नेम पता हो? नीलगिरी ट्रैगस हिलोक्रियस प्राचीन जीव है। अब देखिए, इसका उल्लेख भी प्राचीन काल में जो संगम साहित्य है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख साहित्य है संगम साहित्य, बहुत सारे साहित्य का इसमें कलेक्शन आ जाता है संगम साहित्य में। तो तमिल के दो महाकाव्य ऐसे हैं, शिलप्पाधिकारम और शिवकांसिदामणि। इन दोनों में नीलगिरी इस पशु का वर्णन मिल जाएगा। तो यह ना सिर्फ तमिलनाडु में मिलते हैं बल्कि यह केरल में भी मिलते हैं। मुख्य रूप से यह देखा जाए तो जो तमिलनाडु और केरल में मिल रहे हैं यह पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, वहीं मिलते हैं। स्थानीय नाम इसका क्या है? वरयाडू। और गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है, CE क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN की रेड लिस्ट में। उसके बाद देखिए, रेडियो कॉलरिंग, रेडियो टेलीमेट्री की जाएगी। देखिए, इसके माध्यम से क्या होगा? दरअसल यह एक प्रकार का ऐसा अध्ययन या सर्वे होगा जिससे इनकी गिनती की जा सके, इनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। सबसे पहली बात क्या है? किसी का संरक्षण अगर करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनकी संख्या कितनी है। उसके बाद संख्या के आधार पर यह देखा जाएगा कि कितना क्षेत्र है जो उनके रहने लायक है। फिर वहां पे नीतियां जो भी हैं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी अभियान है, वो सारे चलाए जाएंगे। तो यहाँ पे अगली सवाल पे आ जाते हैं। अगर आपको दिखाई ना दे, मैंने कहा है नीचे की लाइन, तो मैं बताता जाऊंगा। भारत में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कब किया गया? हाइड्रोजन ईंधन बस, देखिए पेट्रोल, डीजल, CNG इनसे आगे बढ़ चुके हैं हम EV का भी इस्तेमाल कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आ चुके हैं, यानी कि बैटरी लगी, चार्ज किया और चलते बने। लेकिन अब हाइड्रोजन ईंधन का भी इस्तेमाल हो रहा है।
हाइड्रोजन ईंधन अलग अलग तरह के आते हैं, उसमें से एक जो प्रमुख है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन की खास बात क्या है कि उसके निर्माण में कार्बन उत्सर्जन देखने को कहीं नहीं मिलता पूरे प्रोसेस में। तो हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन स्पेशली जो है, वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी ईंधन के रूप में अगर हम उसे इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाए। बस वो दक्षता हमें मशीनों में चाहिए जो नुकसान न पहुंचाए हमें, क्योंकि हाइड्रोजन हानिकारक भी हो सकता है अगर उसको सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ हुआ है और यह 25 सितंबर 2023 में हुआ है। और हुआ कहां से है? तो दिल्ली में इंडिया गेट के पास से ही हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए प्रोजेक्ट 15B के स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत का नाम क्या है? इम्फाल है। अब यहां पे कुछ अच्छी जानकारी है, मैं आपको बताता हूं। 20 अक्टूबर 2023 को हुआ, भारतीय नौसेना को सौंपे गए प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट क्या है? 15B है। इसके अंतर्गत क्या सौंपा गया? विध्वंसक युद्धपोत। यह विध्वंसक युद्धपोत क्या है? स्वदेशी है और इसका नाम क्या है? इम्फाल है। और इम्फाल जो है ये एक शहर है, कहां पे है? मणिपुर में है। तो इम्फाल किसी के नाम से, किसी शहर के नाम से यह नाम लिया गया है इस प्रोजेक्ट का, विध्वंसक युद्धपोत का। अब उसके बाद यह सुपरसोनिक सतह से सतह और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। सुपरसोनिक का मतलब क्या? हवा से भी तेज गति से मिसाइलें जो मार कर सकती हैं, वो मिसाइलें यहां पर मिल जाएंगी। किसमें? इम्फाल में। तो कभी पूछ ले कि ये इम्फाल अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा तो क्या है? हो सकता है शहर का नाम ना लिखा हो, लिखा हो विध्वंसक युद्धपोत, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, क्योंकि शहर के नाम से ये इम्फाल आया है। फिर उसके बाद अक्टूबर 2023 में 9वें संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? देखिए, G20 शिखर सम्मेलन पिछले साल भारत में हुआ और उस G20 के जो मेंबर्स हैं, कुछ और मेंबर्स को वहां की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष है, इसी प्रकार से सारे देशों के जो सदन है, उन सदन का जो प्रमुख है, अध्यक्ष है, उनको लेकर के एक जो बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, उसी का नाम क्या दिया गया? P20। तो G20 से ही निकला है P20, अलग से नहीं आया है। कहां हुआ आयोजन? नई दिल्ली में ही, जहां G20 वहीं P20। तो यहां पे याद रहे, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए एक संसद, ये वाली थीम थी इस P20 के लिए। तो P20 में देखिए, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और इसी के आगे क्या जुड़ गया? एक संसद। थीम आपको आसानी से याद रहेगी P20 का, अगर मकसद आपको पता रहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया है? अब देखिए, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया है? हैदराबाद में। नाम क्या है? हेल्थवे। अब यहां पे देखिए, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसका मतलब क्या है? और पहला है, पहले से तो आप समझ गए कि शुरुआत हुई है देश में किसी चीज की जो अपने आप में पहला है। एक पूरा का पूरा साइकिलिंग के लिए ट्रैक है। जैसे रिंग रोड हम देखते हैं शहरों में होता है, अलग एक रास्ता होता है, वैसे साइकिल के लिए एक अलग रास्ता है। वहां पर जो बिजली की आपूर्ति होगी वह सोलर एनर्जी के माध्यम से होगी, यानी कि जहां पे वहां पे जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं या जो भी आवश्यकता बिजली की है, वो सारी सोलर एनर्जी के माध्यम से पूरी हो रही हैं। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है। और ये है कहां पे? हैदराबाद में। और इस ट्रैक का एक नाम है हेल्थवे। हेल्थवे, वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो आसानी से याद रहेगा, हेल्थवे कहां है? हैदराबाद में। और हेल्थवे क्या है? हेल्थवे अपने आप में है देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। चलिए आगे। 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहां किया जा रहा है? जा रहा है लिखा हुआ है, लेकिन अब तो हो चुका। कहां हुआ? गोवा में हुआ। 54वां वाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और ये भारतीय वाला है, ठीक है, विदेशी वाले नहीं। भारत में भी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि भारत के बाहर ही अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाता है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की छठी असेंबली कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में की गई। सोलर अलायंस एक ऐसा अलायंस है जो इंटरनेशनल है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का है और सौर ऊर्जा से संबंधित है, सौर ऊर्जा से। देखिए, 2015 में COP21 की बैठक में पेरिस में भारत और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी। लक्ष्य क्या था? इसमें एक बात थी, एक बहुत मर्म था। मर्म ये था कि सूर्य जो है, कभी सूर्य का अस्त नहीं होता है,
मतलब हो सकता है किसी जगह पर सूर्यास्त हो गया है तो कहीं पर सूर्य उदय हो रहा होगा। यानी कि इस पृथ्वी पर हर वक्त सूर्य कहीं ना कहीं अपनी रोशनी दे रहा है, अपना उजाला दे रहा है। तो सूर्य का कभी अस्त ही नहीं होता है और सूर्य ऊर्जा इसका मतलब क्या हुई, हर वक्त हमें दे रही है। तो उस सूर्य ऊर्जा का उपयोग किया जाए, कैसे? सोलर पैनल के माध्यम से। तो आज सारी दुनिया में आप देखें, भारत में देखें, कितने सोलर पैनल पर डिस्कशन हो रहे हैं। घर घर सोलर पैनल लगाने के लिए एक अलग ही योजना देश में आ चुकी है, अभी हाल ही में आई थी। उस योजना का नाम अगर आपको किसी को याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके माध्यम से लोग अब पैसे भी कमाने लगे हैं, सोलर प्लांट अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा के। तो आप देख सकते हैं अपने आप में एक क्रांति हो रही है। अब यहाँ पे सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका सचिवालय कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? दिल्ली एनसीआर, हरियाणा। चलिए अब सदस्यों की बात करें तो इसमें 120 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया है और 102 सदस्य ऐसे हैं जो इसमें जो पॉइंट्स हैं इनके सोलर अलायंस के, इस पर ना सिर्फ हस्ताक्षर किया है बल्कि अपने देश के संसद में इसके लिए मंजूरी भी ले ली है। यानी कि ज्यादातर देश ऐसे हैं जो हस्ताक्षर कर चुके हैं इस समझौते पर, लेकिन मंजूरी पूरी तरह से अभी अपने देश में, अपनी देश की संसद तक नहीं लेके जा पाए हैं। और भारत के स्तर पर देखें तो यहाँ पे आप देखें तो 102 देश दिखाई देते हैं दुनिया के स्तर पर, भारत के नहीं दुनिया के, तो जिन्होंने मंजूरी भी ले ली है। तो संख्या हमेशा थोड़ी सी कम ही दिखेगी और ये कम ज्यादा होती रहती है, जो अपडेट होता है बीच में हो सकता है मैं बताते बताते आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव और राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? अब गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में हुआ आदि महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। तो यह राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव पहली बात किया किसने? ट्राइफेड ने आयोजित कराया। यहाँ पे भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ट्राइफेड बोलते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसमें हुआ क्या, हस्तशिल्प हो गया या जनजातियों की जो पाक कला हो गई या हाथ से बहुत सारी चीजें जो अपनी कला का प्रदर्शन कुछ निर्माण करके कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिला गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति का सार संग्रह जारी किया है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब पीएम गतिशक्ति योजना के बारे में हमें पता रहे, सार संग्रह मिल गया, ठीक है, पर है क्या? देखिए 2 साल पूरे हो चुके थे 2023 में और अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं 2024 में। 13 अक्टूबर को पीएम गतिशक्ति योजना आई थी और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा प्रदान करना था। देखिए वायु मार्ग है, जल मार्ग है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, ये सारे जो मार्ग हैं सबको आपस में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में पहले तो कनेक्ट कर दिया कि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, पता चल सके कि किसी इंसान को कहीं तक पहुंचना है तो किस किस तरह से वह, जैसे मान लीजिए कहीं से कहीं तक वह ट्रेन से गया, आगे फिर कनेक्टिविटी रोड की क्या है वो पता चल जाए, हवाई जहाज की क्या है। तो सारी कनेक्टिविटी का आपस में कनेक्शन एक प्लेटफॉर्म में पहले उन्होंने जाहिर कर दिया, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और उसके बाद रियलिटी में भी उन्हें उसी तरह से जोड़ा जा सके, इस बात का भी ध्यान रखा गया। यही परियोजना है पीएम गतिशक्ति। तो क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यही कहलाती है। अलग अलग जो साधन है यातायात के, उन्हें आपस में कनेक्ट करना है। तो सारे भारतमाला, सागरमाला, अंतरदेशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह, उड़ान जैसी जितने भी हैं सबका एक प्लेटफॉर्म में लाके जोड़ दिया। ऑपरेशन अजय किस देश के द्वारा चलाया गया? भारत के द्वारा चलाया गया। लेकिन ऑपरेशन अजय चलाया क्यों गया? इजराइल में जो फंसे हुए नागरिक थे उन्हें वापस लाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? देखिए अभी की बात नहीं हो रही है, 2023 की बात हो रही है। मोहम्मद मुइजू ने जीता था इब्राहिम सोलिह को हरा करके। अब आगे बढ़ें। सुल्तान इब्राहिम को कहां का राजा चुना गया है? मलेशिया का। तो सुल्तान इब्राहिम का संबंध किस देश से है? आप बोलेंगे मलेशिया से है। फिर निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट किस देश ने लॉन्च किया है? भारत का पड़ोसी देश है और उसने एक निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो हमें उस बारे में पता होना चाहिए। और श्रीलंका ने यह शुरू किया है निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें 7 देश शामिल हैं। मतलब कि वीजा के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई प्रक्रिया लंबी नहीं है, आसान कर दिया है वीजा की प्रक्रिया श्रीलंका ने 7 देशों के लिए। भारत, रूस, जापान, चीन, मंगोलिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन कहां किया गया? सऊदी अरब, रियाद में किया गया। द न्यू कंपास थीम थी इसकी, नाम क्या है? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। इसी मुद्दे पर भविष्य में इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसमें नवाचार को लेकर के चर्चा की गई। उसके बाद आगे बात करते हैं। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी किन देशों के मध्य हुई है? भारत और जापान के बीच।
सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर समझौता हुआ है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर की आवश्यकता आज की डेट में देखें तो इतने वाहन और इतने प्रकार की चीजें, मशीनें हैं जहां पर उसका इस्तेमाल होता है, तो उसकी आवश्यकता बढ़ रही है। और इसी बात का ध्यान में रखते हुए समझौता भारत ने जापान के साथ में किया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहां किया गया? देखिए, अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है मैरीलैंड। मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति का अनावरण होता है, जिसका एक नाम रखा गया। नाम क्या रखा गया? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, यानी कि समानता की मूर्ति। अब चूंकि अब यह एक मूर्ति है और विदेश में एक भारतीय व्यक्तित्व की है, तो इस मूर्ति को बनाने वाला व्यक्तित्व भी एक बड़ा व्यक्तित्व है। नाम है राम सुतार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जिन्होंने बनाई थी, जिनका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से संबंध है, उन्हीं का संबंध यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से है। 19 फीट की यह भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है जो अमेरिका में अभी इसका अनावरण हुआ है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी है, तो कभी पूछते कि स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी किसके लिए बनी है, तो आपको पता रहनी चाहिए। और कहां बनी है? अमेरिका में। फिर उसके बाद गौरी मिसाइल का किस देश के द्वारा सफल परीक्षण किया गया? पाकिस्तान। भारत में नहीं किया गया है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और पाकिस्तान की मिसाइल है। अब अगला देखिए, भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहां लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। यूपीआई एटीएम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एटीएम है मतलब देखिए, यहां पर एक ऐसा एटीएम है जिसे व्हाइट लेबल एटीएम कहा जा रहा है। व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब क्या होता है? जहां पर जो इस एटीएम का संचालन और स्वामित्व है वो किसी बैंक के पास नहीं है, गैर बैंक के पास है। और यह है किसके पास? यह भी पता रहे, हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम ग्लोबल फिनटेक मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। जहां लॉन्च किया गया है ग्लोबल फिनटेक मुंबई, किसके द्वारा? हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज जैसे बैंक एटीएम लगाता है और उसके बाद वहां से लोग पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये गैर बैंक है और इसके पास एटीएम लगाने की सुविधा है। यह अपने आप में पहला ऐसा है एटीएम है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? व्हाइट लेबल एटीएम। तो कभी कोई पूछ ले व्हाइट लेबल एटीएम का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ऐसे बैंक जो गैर बैंक से है, बैंक तो है ही नहीं। तो यहाँ पे धनराशि निकालने की सुविधा है और कार्डलेस सुविधा है, मतलब कि आपको यहाँ पे कार्ड नहीं लगाना, कोई एटीएम कार्ड लगाना नहीं है, मोबाइल के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से सारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत में पहली बार तिलापिया पार्वो वायरस के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? तो तमिलनाडु में पाए गए हैं। तो तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध भारत के किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। अब बाद में अन्य राज्य भी आ जाएं तो अलग बात है, पहली बार यहाँ पे है। अविकसित सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है और ये पहली बार 2019 में चीन में खोजा गया था। भारत में बात करें तो यह जो है रानीपेट जिला है तमिलनाडु में, वहां के तालाबों में पाया गया है और ये नुकसानदायक तो है ही। अब आगे देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा से कौन सा देश अभी हाल ही में मुक्त हुआ है? भारत। यह घोषणा की गई है। एक तरह का इसको हम क्या कह सकते हैं? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा से देश मुक्त अपने आप को बता रहा है भारत। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने पोल्ट्री कंपार्टमेंट में अत्यधिक रोगजनक इन्फ्लुएंजा HPAI से भारत को स्वघोषणा की मंजूरी दी है। मतलब कि भारत ने घोषणा दी और उसके बाद किसी ने उसके लिए मंजूरी भी दी कि हाँ ठीक है, आपने जो घोषणा दी है वो ठीक है, उसकी पुष्टि हो गई। गगनयान मिशन का सफल परीक्षण कब किया गया? 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन का जो परीक्षण हुआ। देखिए, जो असली गगनयान मिशन है अभी आया नहीं है, परीक्षण हुआ है, तो मानव अभी गया नहीं है, मानव रहित है। तो यहां पर मानव को अंतरिक्ष में ले जाना है। कौन लेके जाएगा? भारत कह रहा है, भारत लेके जाएगा। तो ये गगनयान मिशन का संबंध भारत से है, भारत मतलब इसरो। अंतरिक्ष में ले जाना है अंतरिक्ष यात्रियों को, और प्लान यही बना था जो शुरुआत में गगनयान मिशन था कि पृथ्वी में लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में ले जाने का मतलब क्या हुआ? एक खास ऊंचाई के ऊपर से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। वो ऊंचाई कितनी है, कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। अगर हम 100 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्मेल लाइन। 100 किलोमीटर पर पृथ्वी में कार्मेल लाइन है, और उस कार्मेल लाइन से ऊपर अगर हम गए तो हम कह सकते हैं अंतरिक्ष में जा सकते हैं। तो अंतरिक्ष में 3 लोगों को ले जाने की बात हुई। अभी यह मिशन शुरू नहीं हुआ है, अभी आने वाले समय में होने वाला है। जब होगा पता चल जाएगा, अपडेट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए
जिन लोगों को गगनयान मिशन में शामिल किया जाएगा, ऐसे 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उनमें से 2 लोग अभी अमेरिका में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अमेरिका में ट्रेनिंग क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में एक कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अपना एक मिशन अभी शुरू करने वाली है जिसका नाम है एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 मिशन में होने वाला यह है कि वहां पर इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पर कुछ लोग जाएंगे अंतरिक्ष यात्री। तो वहां पर भारत के भी कुछ लोग जाएंगे और वो लोग इस मिशन का हिस्सा होंगे जो भारत का गगनयान मिशन है। यानी कि अनुभव उन्हें मिल सके, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोई अनुभवी व्यक्ति इस मिशन में तब जाएगा जब वो अनुभव लेके आ जाए। तो स्पेस एक्स जो कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है, जिनका जो अभी ट्विटर के ऑनर भी हैं, तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कैप्टन बालकृष्णन नायर, ये वो 2 नाम हैं जो कि अभी इस वक्त ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। कहां पर? अमेरिका में। अब आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी दी गई मलेरिया की दूसरी वैक्सीन का क्या नाम है? मलेरिया की एक वैक्सीन पहले से थी, दूसरी ये आ गई, नाम है R21 मैट्रिक्स M। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित यह किया गया है। तो कहां से विकसित किया गया है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा अन्य जो जानकारी वो ये है कि यह एक रक्त रोग है, मच्छर जनित है, मच्छर के माध्यम से होता है, रक्त रोग है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से यह होता है। और जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, उस मच्छर के काटने से यह प्लाज्मोडियम परजीवी कहां पहुंच जाता है? इंसान के रक्त में, और आरबीसी को उसको प्रभावित करता है, व्यक्ति की रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। और मुख्य रूप से कहां देखने को मिलेगा? जहां ये मच्छर होंगे। और ये कहां देखने को मिलेंगे? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद अगला देखिए, अबाबील हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया अबाबील हथियार प्रणाली का। एक गौरी याद है, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, दूसरा ये। अब आगे बढ़े। इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहां स्थापित कर रहा है? कुलसेरकरपट्टिनम, तमिलनाडु। मुश्किल नाम है, ठीक है। कुलसेरकरपट्टिनम तमिलनाडु में। यहां पर यह है कहां पे? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में है। दूसरा स्पेस पोर्ट है। जो निजी क्षेत्र के छोटे उपग्रह हैं उनका प्रक्षेपण यहीं से किया जाएगा, निजी क्षेत्रों के छोटे उपग्रह का। अब यहां पे बात आती है, पहला अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है भारत का? तो वह है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तो सवाल यहां से भी पूछ सकता है, सवाल यहां से भी पूछ सकता है, हम दोनों के लिए तैयार रहेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? वह है भारत। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण एक तरह से देखा जाए तो भारत और रूस के माध्यम से मिलके हो रहा है, ठीक है। तो भारत और रूस के माध्यम से जो मिलके हो रहा है, तो एक तरफ देखें तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है और दूसरी तरफ रूस की मोस्कवा। तो ब्रह्मोस, मोस्कवा का मोस और ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म, इसी से क्या बना? ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, देखिए इसकी खास बात क्या है कि हवा से भी तेज गति से यह चल सकती है। अभी इसकी देखिए 2.1 अगर मैक गति है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हवा की गति से 2.8 गुना, लगभग 3 गुना ज्यादा स्पीड से यह मिसाइल हमला कर सकती है। 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और अभी देखिए, अभी इसको हवा से मार करने की क्षमता नहीं मिली थी इस मिसाइल को, लेकिन अब भारत ने यह भी क्षमता हासिल कर ली है कि हवा से भी यह किसी अपने यान में इसको सेट करके और फिर हमला कर सकता है। तो देखिए, यह Su-30 MKI फाइटर जेट जो सुखोई है उसके माध्यम से किया गया। कहां किया गया? बंगाल की खाड़ी में किया गया। क्रूज मिसाइल है, ठीक है, ब्रह्मोस। अब यहां पे याद रखिएगा, लंबी की दूरी हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। तो मिसाइल 2 तरह की होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल मतलब यहां है और यहां निशाना लगाना है, लगा दिया। एक और होती है जो ऐसे जाती, अपने प्रक्षेप पथ का ऐसे इस्तेमाल करती है, यहां से हमला किया, ऊपर गई, फिर तेज गति से नीचे से आई। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले एपिसोड में तो मैं वो भी बता दूंगा, अपडेट आएगा ही, लेकिन अभी के लिए देखते हैं कितने लोगों को याद है। अब दागो और भूल जाओ किस सिद्धांत पर यह काम करती है?
फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे। ठीक है, तो याद रहे कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। परीक्षण किसमें हुआ? Su-30 MKI फाइटर जेट में हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ। ब्रह्मोस की खास बात क्या है? भारत और रूस के माध्यम से मिलकर बनी है। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के नाम को मिलाकर बना दिया ब्रह्मोस। ठीक है, चलिए 2005 में ही शामिल हो गई थी भारत में। ग्रीन वॉर रूम कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा। मकसद क्या है? ग्रीन वॉर रूम वायु प्रदूषण की निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिए एक नियंत्रण केंद्र है। तो यह नियंत्रण केंद्र कहां है? दिल्ली में है, दिल्ली सरकार का है ये। ठीक है, पेंट ब्रश बटरफ्लाई किस राज्य में देखी गई है? ये है, ये देख रहे हैं, पेंट ब्रश के कलर का है। पेंट ब्रश का कलर आपने देखा है कभी? जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, देखिए। तो यहां पर पेंट ब्रश बटरफ्लाई किस राज्य में देखी गई? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। अब यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में यह जो देखा गया है मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो हिमालय में भी कहां? पश्चिमी हिमालय में इसे देखा जाता है और दुर्लभ माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। बांध परियोजना है, नाम क्या है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत सारे उद्देश्य का मतलब क्या हो गया? यानी कि सिंचाई भी हो जाएगी, बिजली भी बन जाएगी। एक से ज्यादा उद्देश्य हो गए तो बहुउद्देश्य हो गए। इस परियोजना का निर्माण उत्तराखंड के किस जिले में हो रहा है? नैनीताल में हो रहा है। इसका निर्माण रामगंगा की सहायक नदी गोला नदी पर किया जा रहा है। तो किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। नाम क्या है? गोला नदी। जिला कौन सा है? नैनीताल, यानी कि उत्तराखंड। तो नाम इस बांध का क्या है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में किया गया। भारतीय थल सेना द्वारा एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण तैयार हो सके, उसके लिए प्रोजेक्ट उद्भव है। आगे देखिए, पीएम स्वनिधि निधि योजना के अंतर्गत कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को शामिल किया गया? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को। वर्ष 2020 में यह स्कीम आई थी 1 जून को, जिसमें 10,000 से 50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है और एक सूक्ष्म ऋण योजना के रूप में इसी वजह से इसे जाना जाता है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य ने शुरू की? मध्य प्रदेश ने यह योजना शुरू की। लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। है क्या यह योजना? यह योजना है मकान से संबंधित है, आवास योजना है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां पर किसी को घर नहीं मिला है, वह इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में लाभ उठा सकता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें अलग अलग हैं। पक्की छत वाले मकान ना हो, 2 कमरों तक के कच्चे मकान में निवासरत हो, जिनकी मासिक आय 12,000 रुपए से कम है तथा परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। आयकर दाता है मतलब आमदनी ज्यादा है। 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और असिंचित कृषि भूमि होने पर योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिन परिवारों के पास मोटर युक्त चौपहिया वाहन है, वे इस योजना का पात्र नहीं होंगे। परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो तो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है? शर्तें स्पष्ट हैं, योजना का लाभ मिलेगा लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेक लड़की योजना, प्यारी बेटी योजना को किस राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। इसमें होगा क्या कि 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को 1,01,000 रुपए दिया जाएगा। तो किसके लिए? प्यारी बेटी के लिए दिया जा रहा है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की? ओडिशा सरकार ने। अब यहां पे देखिए क्या है, जो माताएं हैं, किशोरियां हैं, बच्चे हैं, वहां पर उनकी जो पोषण संबंधी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। आगे देखिए, विश्व सहकारी आर्थिक मंच की स्थापना कहां की गई है? नई दिल्ली में की गई है। विश्व सहकारी आर्थिक मंच की स्थापना, मुख्यालय कहां पर है इसका? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। विश्व सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी आर्थिक मंच की स्थापना हुई है। एबीडी ने कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? 400 मिलियन डॉलर को भारत के लिए ऋण की मंजूरी दी है। अब एडीबी क्या है? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, अब आगे देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष के 5 अभियान का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 5, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष से शुरू हुए थे, हम काफी आगे आ चुके हैं, हम 1 2 3 4 5 तक आ गए। संबंध किससे है? इसका संबंध है विभिन्न अलग अलग प्रकार के टीकों से है। अब आगे देखिए,
बसोहली पश्मीना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। देखिए अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, हाल ही की बात है, तो उन्होंने जो जिल बाइडेन है, जो अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में जानी जाती हैं, उन्हें एक पश्मीना शॉल गिफ्ट की। तो पश्मीना देखिए तब भी चर्चा में था, अब फिर से चर्चा में आ गया। पश्मीना के बारे में देखिए बात तो बन सकती है, थोड़ा सा आपको पता रहे कि पश्मीना जो है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का पारंपरिक शिल्प है। तो मुख्य रूप से कौन सा जिला है? कठुआ। राज्य कौन सा बोलेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश आज की डेट में? जम्मू कश्मीर। यहां पर बसोहली पश्मीना जो है जिसको जीआई टैग मिला है उसकी बात हो रही है, बसोहली पश्मीना को। लेकिन हम पश्मीना देखें तो इसका क्षेत्र और व्यापक है, सिर्फ कठुआ तक नहीं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग और क्षेत्रों में है। लेकिन बात यह है कि इसके लिए जो ऊन की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति होती कहां से? उसकी ऊन की आपूर्ति होती चांगथांगी बकरियों से। और ये चांगथांगी बकरियां मिलेंगी कहां पे? ये मिलेंगी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, वहां पे चांगपा जनजाति इसको पालती है। तो चांगपा जनजाति चांगथांगी बकरियां पालती है, इससे उन्हें ऊन मिलता है। ये ऊन जम्मू कश्मीर के लोग खरीदते हैं, उससे पश्मीना शॉल बनाते हैं। एक शॉल बनाने में 72 घंटे तक लग जाते हैं। अब उसकी कीमत भी इसी वजह से ज्यादा होती है। चलिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किया गया है। शीर्ष 2 देश कौन से हैं? बेलारूस है, बोस्निया एवं हर्जेगोविना है। ठीक है, इनकी स्थिति सबसे बेहतर है, शीर्ष का मतलब यहां पे ये है। और 125 में से भारत का स्थान यहां पे क्या है? 111 है। श्रीलंका का स्थान 60 है, नेपाल का 69 है, म्यांमार का 72 है, बांग्लादेश का 81 है, पाकिस्तान का 102 है। कुल है 125 देश। 2022 में भारत का स्थान 107वां था, लेकिन स्थिति थोड़ी सी और बिगड़ी है और हम 111 तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर 4 संकेतक हैं, कुपोषण है, बौनापन है, वजन में कमी है और बाल मृत्यु दर है। उसके बाद नोबेल पुरस्कारों पे आ जाते हैं। बहुत विस्तार में हम देख नहीं सकते, चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन क्विक रिवीजन है, हम एक एक नाम पर चर्चा करेंगे। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2024 में भौतिक विज्ञान में अगर हम देखें तो भौतिक के क्षेत्र में पियरे ऑगस्टिनी ट्यूनिशिया, एनी एल हुइलियर फ्रांस और फेरिंक क्राउस्च हंगरी, इन 3 लोगों को मिला है भौतिकी में। ठीक है, यह पुरस्कार प्रायोगिक विधियों के लिए दिया गया जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन में सहायता करते हैं। तो किसके लिए है? जो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता होती है पदार्थों में, उसको लेकर के है। फिर आगे देखिए, रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि देता कौन है यह भी पता रहे, किसके द्वारा दिया जाता है। रसायन विज्ञान में देखें तो क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी जो फ्रांस की हैं, अलेक्सी आई एकिमोव रूस एवं लुइस ई ब्रस अमेरिका, 3 लोगों को यहां पे भी मिला। फिर फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में कहें, ये दिया कौन है? रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज। अब आगे देखिए, फिजियोलॉजी या चिकित्सा में देखें तो कैटलिन कारिको हंगरी, ड्रीव वीसमैन अमेरिका और न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए इन्हें दिया गया। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी जो टीकों के विकास के लिए इन्हें मिला। और उसके बाद रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। फिर उसके बाद साहित्य में देखें तो जॉन ओलाव फ्रासे नॉर्वे को दिया गया। और यह जो दिया गया रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज और नाटक साहित्य के लिए उन लोगों के लिए जिनकी आवाज अमूमन लोग नहीं सुनते हैं। फिर उसके बाद शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से संबंधित है। ईरान में महिलाओं के लिए जो लड़ाई वो लड़ रही हैं उसके लिए उन्हें मिला। और यह पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबल समिति के द्वारा दिया गया। यहाँ पे नाम अलग मिला। फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखें तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला, अमेरिका की है, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ को बढ़ाने के लिए। तो श्रम बाजार में महिलाओं के बारे में समझ को बढ़ाने के लिए स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया। ठीक है, फिर 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान, बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन मिमी के लिए। फिर उसके बाद ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को मिला, अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को, अभी वर्तमान में यही है। ठीक है,
फिर उसके बाद नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पुरस्कार मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सखारोव पुरस्कार 2023 किसे मिला? ईरान की महिला है जीना महसा अमीनी, मरने के बाद मिला, इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद यह मिला जो है वह यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है। तो सखारोव पुरस्कार किसने दिया? यूरोपियन यूनियन ने दिया। फिर उसके बाद महिसा अमीनी कहाँ की है? ईरान की है। फिर उसके बाद बिशन सिंह बेदी भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में पिछले साल अक्टूबर के महीने में निधन हो गया। एमएस स्वामीनाथन का भी पिछले साल निधन हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एमएस स्वामीनाथन। 60 से 70 के दशक में भारत में जो कृषि क्रांति देखने को देखते हैं हम, हरित क्रांति बोलते हैं जिसको, वो इन्हीं के माध्यम से आई। 1987 में इन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। फिर उसके बाद इन्हें 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण मिला। 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान पुरस्कार 1986 मिला। फिर एक समिति या एक आयोग से इनका नाम याद रखिएगा, स्वामीनाथन समिति या राष्ट्रीय किसान आयोग, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्वामीनाथन समिति ही वो समिति है जिसके बारे में भी हाल में पिछले एक साल में खूब चर्चा हुई। किसानों के जो आंदोलन चल रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग हो रही थी, वो इसी समिति के सुझाव को मानने की बात कर रही थी कि सरकार समिति के सुझाव मान ले। और सरकार को इस समिति ने क्या सुझाव दिया था कि किसानों का जितना किसान उत्पादन में खर्चा हुआ है उस खर्चे का 50% अधिक उन्हें मिले मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में। तो इसके प्रमुख कौन थे? स्वामीनाथन। तो ये बात याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है वर्ष 2004। और अन्य नाम भी हैं, एमएस गिल हैं, पूर्व मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं, वीरेंद्र नाथ दत्त हैं, प्रख्यात साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं। फिर प्रमुख सैन्य अभ्यास है, अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 भारतीय और मलेशिया थल सेनाओं के बीच का है। संप्रीति का 11वां संस्करण है, भारत और बांग्लादेश का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मेघालय में हुआ। सागर कवच हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में क्या हुआ? भारतीय नौसेना के द्वारा यह सागर कवच होता है। फिर चक्रवात 2023, यह संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए हुआ। यहाँ पे तीनों सैन्य बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं और इसके अलावा आपदा से जुड़े हुए अन्य जो संगठन है वो यहाँ पे शामिल हुए। इसका हुआ आयोजन कहाँ? गोवा में। नाम क्या है? चक्रवात 2023। फिर उसके बाद वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले डेविड वार्नर 19 पारियों में बनाए। फिर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल 38 पारियों में बनाया। फिर उसके बाद कतर मास्टर प्रतियोगिता में विश्व के नंबर खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली। तो हो सकता है सवाल ये ना है, यही पूछ ली कि कार्तिकेयन मुरली कौन है? तो ग्रैंड मास्टर है, एलो रेटिंग इनकी 25 से ज्यादा होगी तभी ग्रैंड मास्टर बनेंगे। एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहां हुआ? चीन के हांगजू में हुआ। भारत को 107 पदक मिले इसमें और चौथे स्थान पर भारत इसमें रहा और 28 स्वर्ण मिले। पैरा एशियाई खेल 2023 कहां हुआ? चीन के हांगजू में हुआ। देखिए एशियाई जहां हो रहा है, पैरा जो एशियाई है वो भी वहीं हो रहा है। भारत को 111 पदक मिले और भारत इसमें 5वें स्थान में रहा। फिर उसके बाद देखिए 2028 ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कौन कौन है? क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। 2028 का ओलंपिक कहां होगा? लॉस एंजलिस, एलए में होगा। T20 क्रिकेट प्रारूप इसमें खेला जाएगा, क्रिकेट भी होगा देखिए इसमें, ठीक है, बड़ी बात है। T20 हो कौन सा? जैसे 50 ओवर का नहीं हो रहा है, 20 ओवर वाला हो रहा है, मोटी सी बात ये आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF राइफल पिस्टल शूटिंग विश्व कप 2023 कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। शीर्ष देश इसमें कौन रहा? इटली रहा। भारत का स्थान इसमें रहा 5वां, 1 स्वर्ण 1 रजत और कुल 2 पदक इसमें जीते। ठीक है, तो यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ISSF है क्या? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है और आयोजन कहां हुआ? ब्राजील में हुआ। उसके बाद देखें 53वां ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ। अब ये राइफल पिस्टल शूटिंग विश्व कप अलग है और ये 53वां ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप अलग है। अब यहाँ पे नवंबर माह के कुछ दिवस देख लेते हैं। विश्व आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 5 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व जनजाति दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर, संविधान दिवस 26, झंडा दिवस 30। मेरी माटी मेरा देश अभियान कब शुरू किया गया? 9 अगस्त को। खत्म कब होता है? 31 अक्टूबर 2023 को। और यहीं पे एक स्वायत्त निकाय प्लेटफॉर्म मेरा युवा भारत भी 31 अक्टूबर को आगे फिर दिखाई देता है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान क्या है। इसमें देखिए मुख्य बात यही थी कि दुनिया भर
दुनिया भर नहीं, देश भर में आजादी की लड़ाई में बहुत सारे गुमनाम नायक थे, अपने अपने क्षेत्रों से जो आते थे उनको सम्मान देने की बात हुई। देश के आजाद हुए 75 वर्ष से भी ऊपर हो गया, तो उनको सम्मान देने के क्रम में देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया, और लास्ट में फिर हर देश के हर क्षेत्र में जहां जहां से गुमनाम नायक आते हैं वहां की मिट्टी को इकट्ठा किया गया। तो ये पूछ सकता है, और उसके अलावा ये भी पूछ सकता है, जो मैंने आपको बताया था समापन 31 अक्टूबर को हो गया था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ ही समापन के साथ ही मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। तो यहाँ पे मेरा युवा भारत का शुभारंभ क्या हुआ, उसी दिन जिस दिन समापन था, क्योंकि 31 अक्टूबर का वो दिन था, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसी अवसर पर हुआ मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, भारत के युवाओं के लिए एक सरकारी प्लेटफॉर्म जहां पर वे अपने कौशल का विकास और बेहतर कर सकें, अपनी क्वालिटीज को और बेहतर तरीके से पहचान सकें। रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नया नाम क्या होगा, सुदर्शन नाम रखा गया है S-400 का। और यह है क्या, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। हवा से कोई हवाई जहाज से हमला करता है, मिसाइल से हमला करता है, तो उस हमले को रोक सकता है, यह डिफेंस सिस्टम है, और रूस से भारत को प्राप्त हुआ है। इसका नाम क्या रखा गया है, सुदर्शन। S-400 वैसे नाम है, भारत ने इसका नाम सुदर्शन रखा है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, गुजरात में है, और उसी का ट्रस्ट है। 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव प्रबंधन हेतु निर्वाचन आयोग की सॉफ्टवेयर प्रणाली का क्या नाम है, तो इनकोर क्या है, कभी सवाल ये पूछ सकता है। तो इनकोर चुनाव प्रबंधन के लिए निर्वाचन आयोग की सॉफ्टवेयर प्रणाली है, उल्टा करके भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद देखिए पूरा नाम, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट, ठीक है। यार इनेबलिंग कम्युनिकेशन की बात होती है रियल टाइम पे, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत किसने की है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने की है। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, एक खास पहचान संख्या डॉक्टरों को मिलेगी, और सभी डॉक्टरों की जब अपनी एक यूनिक पहचान संख्या होगी तो उनको पहचानना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। झोला छाप डॉक्टर फिर उसमें पकड़ में भी आ जाएंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा अपना चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किया है, अमीनी क्या है, भारत का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ऐसा युद्धपोत है जो पनडुब्बियों जो होती हैं उनके हमले से बचा सकता है। फिर तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक यह पूरा का पूरा युद्धपोत लॉन्च हुआ है, ठीक है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। फिर उसके बाद देखिए किस राज्य के उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि सरोगेसी मां की भी मातृत्व अवकाश लेने की हकदार है। किराए की कोख, जो किराए से अपनी कोख देते हैं वो सरोगेट मदर है, और उनके लिए भी यहां पर मातृत्व अवकाश मिलेगा जिस तरह से माताओं के लिए होता है। तो जो माता बन रही है, जिसके पेट में बच्चा है, उसके लिए ही यह योजना है, भले वह सरोगेसी मदर ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर किस संस्था को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया है, सर्ट इनको कर दिया गया है, ठीक है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है, कुछ विशेष वजह ही रही होगी जिस वजह से बाहर किया है। उसके बाद देखते हैं फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा के 31 मार्च 2026 तक के लिए योजना का विस्तार किया गया है। पहले से थी और विस्तार कर दिया गया। 2019 को शुरू हुई थी फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, यौन अपराध के जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्दी से इसमें न्याय तुरंत हो सके, यह प्रयास इसमें किया जाता है। अभी हाल ही में 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, एक तो केरल का कोझिकोड है और एक ग्वालियर है मध्य प्रदेश का। तो केरल के कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र के लिए और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर कुल अगर हम देखें तो 8 शहर हैं जो इस प्रकार के लिस्ट में शामिल हैं। अभी तक की स्थिति में हम देखें तो केरल का कोझिकोड साहित्य में, मध्य प्रदेश का ग्वालियर संगीत में, उसके अलावा जयपुर का शिल्प एवं लोक कला, श्रीनगर जो है शिल्प एवं लोक कला, मुंबई फिल्म, वाराणसी संगीत, चेन्नई संगीत, हैदराबाद पाक कला। पाक कला का मतलब क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिर देखिए छऊ पर्व महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर में। छऊ कहाँ का नृत्य है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मुख्य रूप से इसका नाम ओडिशा के लिए आ जाता है। यह जो नृत्य है जम्मू कश्मीर का नहीं है, लेकिन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़िए। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया, जकार्ता में, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता। एक और राजधानी है जिसका निर्माण अभी चल रहा है, नूसंतारा। क्या नाम है, नूसंतारा। कहां पर है, बोर्नियो आइलैंड में है। इंडोनेशिया अलग अलग द्वीपों में है ना, तो बोर्नियो आइलैंड में ही नूसंतारा उसका निर्माण किया जा रहा है। ये पहले वाली राजधानी है, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां आयोजित की गई, नई दिल्ली में। 2+2 वार्ता में कौन कौन मंत्री होते हैं,
मंत्री होते हैं दो, दोनों देशों के दो दो मंत्री रहेंगे। कौन कौन रहेगा? एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री, दोनों तरफ से, दोनों देशों के, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला तीसरा देश बना है, एशिया का तीसरा देश बना है थाईलैंड। पहला ताइवान, फिर नेपाल, फिर उसके बाद तीसरा थाईलैंड। नेपाल, ताइवान और थाईलैंड में, सॉरी, थाईलैंड, ताइवान और नेपाल में समलैंगिक विवाह हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेम सेक्स मैरिज। फिर विश्व के 34 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। हो सकता है संख्या बढ़ गई हो, लेकिन अभी तक की स्थिति में ये बात थी। सैन्य अभ्यास की बात करें, बोंगो सागर अभ्यास 2023 भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य। त्रिशक्ति प्रहार भारतीय प्रहार है भारतीय सेना के 3 अंगों द्वारा जैसलमेर में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 24 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना द्वारा। बहुपक्षीय से नौसेना अभ्यास है, कई देश इसमें आए। आयोजन कौन करा रहा है? भारतीय नौसेना करा रही, कई देश इसमें शामिल हुए। फिर उसके बाद कुछ सूचकांक रिपोर्ट है, जैसे कि हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में जो एससीएल के को फाउंडर हैं शिव नादर, परोपकार के मामले में, दान करने के मामले में पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पर विप्रो है, विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीब प्रेमजी हैं। फिर जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत सबसे कम उम्र के दानवीर हैं। ये क्रम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और एशिया मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा तैयार किया गया है? यूएनडीपी के द्वारा। भारत में 2015-16 और 19-20 के बीच में जितनी बहुआयामी गरीबी है, उसमें पता चलता है कि आबादी का हिस्सा 25% से घटकर 15% हो गया है। बहुआयामी गरीबी में, मतलब गरीबी के बहुत सारे आयामों में अगर हम देखें तो उसमें भारत की स्थिति 25 से घटी है। 2020 से 22 के बीच में प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़ गई है और 2002 389। तो प्रति व्यक्ति एक औसत है, ऐसा नहीं कि सबके पास इतना है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। फिर इसका वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। फिर उसके बाद क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यहां पर यह जो क्यूएस रैंकिंग है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? पेकिंग यूनिवर्सिटी है। वहीं आईआईटी मुंबई भारत का शीर्ष और एशिया में 40वां स्थान है। तो अभी एशिया में 40वां है, मतलब दुनिया में तो अलग ही होगा, लेकिन ये एशिया के लिए ही रैंकिंग है। और भारत की कुल कितनी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है? 148। फिर पशुपालन सांख्यिकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशुपालन सांख्यिकी में देखिए 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादन में 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में भारत वर्ष 2022-23 के 22.81 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 5 वर्षों में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में। फिर सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी सबसे ज्यादा, ठीक है, 15.7% की हिस्सेदारी है। अंडा उत्पादन में सबसे प्रमुख कौन है? आंध्र प्रदेश। फिर मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश। ऊन उत्पादन में राजस्थान, तो राजस्थान का याद रहेगा ऊन। फिर उसके बाद दूध में रहेगा उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद अंडे का आंध्र प्रदेश और मांस में उत्तर प्रदेश, याद रहेगा। चलिए, फिर मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की शेनिस पलासियोल, इन्हें मिला है मिस यूनिवर्स 2023 का। कहां की है? निकारागुआ की है, ठीक है। आयोजन कहां हुआ था? एल सेल्वाडोर में हुआ था। ग्रैमी पुरस्कार श्री अन्न, मोटे अनाज पर बने गीत एम्बेडेंस इन मिलेट्स को इस पुरस्कार के लिए दिया गया। फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखा था, इससे मिला है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री जी के सहयोग से लिखा है, ग्रैमी पुरस्कार मिला है और मोटे अनाज पर लिखा गया था, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए मिला। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 नंदिनी दास को मिला। किस लिए मिला? इनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए। चर्चित पुस्तकें थ्रेड बॉय थ्रेड सत्य सरन द्वारा लिखी गई है शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर। शंभू कुमार कासलीवाल कौन व्यक्ति हैं? इनके बारे में पता होना चाहिए। पॉलिएस्टर मिश्रित वाले जो कपड़े हैं, जो आज की डेट में बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि टिकाऊ कपड़े होते हैं, इनका उपयोग आम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो उसके पीछे यही व्यक्ति हैं, शंभू कुमार कासलीवाल, ठीक है। फिर उसके बाद मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली का प्रमोशन हुआ और यहाँ पे इसकी स्थापना, मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसको लाया गया। फिर उसके बाद खेल, क्रिकेट विश्व कप की बात करें, कौन मैच जीता यहाँ पे? फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। कौन जीता? दिल पे हाथ रख के। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6वीं बार खिताब जीता। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया।
सर्वाधिक विकेट किसने लिए? मोहम्मद शमी ने। सर्वाधिक शतक किसने बनाया? डिकॉक ने, 4 शतक, दक्षिण अफ्रीका के हैं। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड नाम याद है आपको। फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, सर्वाधिक रन विराट कोहली 765 रन। बड़ी मेहनत हुई लेकिन फाइनल तक पहुंचने के बाद भी हम जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद हम T20 जीते हैं, T20 पे आएंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित, महाराष्ट्र का 228 पदकों के साथ पहला स्थान, सर्विसेज दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा, उत्तर प्रदेश 5वें स्थान, 15वें स्थान पर। देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश है 15वें स्थान पर। 37वां राष्ट्रीय खेल है, कहां हुआ है? गोवा में, ठीक है। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। 2-3 बातें तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं योजना एवं कार्यक्रम में। देखिए बांग्लादेश में भारत के सहयोग से निर्मित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट। ये 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो भारत के सहयोग से बांग्लादेश में तैयार हुई। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल क्या है? यह आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया और चिकित्सकों के लिए किया गया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत इसकी हुई है। इसके अलावा पीएम पीवीटीजी विकास कार्यक्रम, जो पीवीटीजी है, जनजातीय गौरव दिवस का मनाया जाता है 15 नवंबर को। इसी दौरान झारखंड के खूंटी में इस मिशन का शुभारंभ हुआ। जो कुछ और जैसे कि जनजातीय समुदाय में भी कुछ जो पिछड़े समुदाय हैं उन्हें पीवीटीजी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है? इन्हीं के लिए यह किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसने तैयार किया है? फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वल्नेवा ने। चिकनगुनिया की वैक्सीन है और विश्व की पहली, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखें, बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल, इसका परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है और अंतर महाद्वीपीय है, एक महाद्वीप के एक कोने से दूसरे महाद्वीप के दूसरे कोने तक चली जाएगी। ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आइसलैंड में आपातकाल, पेरू में आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट हो गए। ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आइसलैंड में आपातकाल लगा ज्वालामुखी विस्फोट से, पेरू में बहुत सारे ग्लेशियर नष्ट हो गए। तो कहां हुए हैं? सवाल पूछ ले तो पेरू में हुए हैं। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, किसने विकसित की थी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल? या डीआरडीओ ने। देखिए हमने एक क्रूज मिसाइल कहा था और एक बैलिस्टिक। बैलिस्टिक क्या होती है? बैलिस्टिक ऐसे हम बैलिस्टिक मिसाइल चलाना हो तो ऐसे हवा से में होके जाएगी, सीधे नहीं जाएगी। सीधे जाएगी तो क्या हो जाएगी? क्रूज मिसाइल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कौन सी विदेशी कंपनी है जिसने भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त की है? स्वीडन की सॉब कंपनी है और एफडीआई रक्षा के क्षेत्र में भारत में किसी ने प्राप्त किया है तो स्वीडन की इसी कंपनी ने प्राप्त किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारी चीजें बनाएंगी, रॉकेट वगैरह, और भी धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। फिर लीप अहेड पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। पूरा नाम भी इसका लॉन्च फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स एक्सेलरेट ग्रोथ एंड पायोनियरिंग अहेड। 1 करोड़ रुपए की फंडिंग सहायता और 3 माह के व्यापक मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ यह पहल भारतीय इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उनको एक तो ट्रेनिंग चाहिए, दूसरी तरफ उनको पैसे चाहिए, दोनों यहां से प्राप्त हो सकेंगे। लेकिन वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस देखना पड़ेगा। अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में सी बकथोर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? किससे? लद्दाख से, केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार दिखता है, इसे जीआई टैग मिला है। इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे वंडरबेरी, लेहबेरी, लद्दाख गोल्ड, यह प्रकार का क्षेत्र, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में मिलता है, हिमालयी क्षेत्र का है, ठीक है। तो अब महत्वपूर्ण बात यही है कि बकथोर्न को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। किस राज्य के लिए? लद्दाख के लिए। ये मुख्य बातें थी जो अक्टूबर और नवंबर के महीने की बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो मुझे उम्मीद है कि हमने एक जल्दी से फटाफट एक नजर में 2 महीने का महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उसको देख लिया, समझ लिया। अगर एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आता है या सारी चीजें आपको लगता है कुछ चीजें छूट रही हैं, 2-3 बार देखिए। होता यह है कि जब आप कई बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं तो दिमाग में बैठ जाती हैं। तो बहुत लंबा वीडियो है नहीं, आप अपने हिसाब से उसकी स्पीड देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 1.5 की स्पीड, 1.25, 2 की स्पीड भी अगर आपको जरूरत लगती है, आपको समझ में आता है क्या कैच कर सकते हैं, वो लगा लीजिए। ईयरफोन लगाइए, डबल की स्पीड में इसको सुनिए। 2-3 बार सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी। तो इसके आसपास अगर कोई सवाल आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन रिवीजन सीरीज है, साल भर अच्छे से तैयारी करनी है आपको, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो डिटेल में करंट अफेयर पढ़ने के बाद रिवीजन की तरह जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। हालांकि जो पहली बार भी इसको देख रहा है उसके लिए भी फायदा करने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको पूरा देखना होगा, सारे एपिसोड और रिवाइज कर करके अपडेट के साथ।
चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें तथा पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।